Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains, IIT JEE and NEET चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने जहां तक भी देखा, अब बात करेंगे आगे की। लास्ट लेक्चर में हमने बैकग्राउंड देख लिया था भाई कि किस तरह से हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़े। ठीक है, बोहर मॉडल तो रूल आउट हो गया था, क्लियर है। बोहर मॉडल को रूल आउट किसने किया था? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और सेकेंड चीज क्या थी भाई, जल्दी से बता दो, सेकेंड चीज क्या थी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात आती है कि एक और अच्छा मॉडल चाहिए जो सारी चीजों को इंक्लूड करके चले, डुअल नेचर ऑफ मैटर को इंक्लूड करके चले, ठीक है, साथ ही साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी लेकर चले। तो अब एक ऐसा मॉडल डिजाइन किया गया या एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो ये सारी चीजों को या जितने भी सारे ये शॉर्टकमिंग्स हैं इनको कवर करता गया। ठीक है, तो मॉडल का नाम अगर जाने तो वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसके तहत जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स। मजा आने वाला है। और मेरा भाई यहां से ना आप समझो प्लैंक्स क्वांटम से फेवरेट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही आप देखो एक चीज पढ़ते हो क्लासिकल, यहां पर एक अलग ही एस्पेक्ट चलता है, और ऐसा कि हम देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी कोशिश की है हमने कि किसी भी चीज को देख पाए क्वांटिटेटिवली या फिर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चराइजेशन। तो मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूं भाई। सबसे पहली चीज आपको जो मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, हर लेक्चर अभी तक जितना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर किया है उसके हर एक टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर के फॉर्म में वीडियोस मिलते गए हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते गए हैं। सबसे पहली चीज होती भी यही है यार कि हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते चले। सेकेंड चीज जो होती है वो होता है जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जानना इज अ प्रीलिमिनरी थिंग, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई करना इज द फाइनल थिंग। क्लियर है, समझ गए? तो एप्लीकेशन पार्ट पर बहुत ज्यादा वर्क करना है। आपका नीट मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भाई वो प्रैक्टिस में कमी नहीं रह पाएगी। बिल्कुल हम डीपीपीस के थ्रू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये सारी चीजें स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आपको इन टॉपिक्स पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे देख पाते हो आप? इन द फॉर्म ऑफ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिन्हें हम डीपीपीस भी बोलते हैं। और भाई ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी डीपीपीस, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं या जिन भी टॉपिक्स के बाद रिक्वायर्ड है डीपीपी, रेलेवेंट क्वेश्चंस के साथ मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सेकेंड चीज, कोई भी डीपीपी आपको एक्सेस करना हो या कोई भी लेक्चर एक्सेस करना हो तो बिल्कुल हैसल फ्री चीज है। सीधे आप जाएंगे वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। ठीक है, वहां पर आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। यहां तक आए हो तो डेफिनेटली नीट स्टडी कर रहे हो तो नीट कोर्स सिलेक्ट करोगे। आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा बेटा, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट के आइकन्स हैं, बी इट फाउंडेशन कोर्स या फिर टारगेट 2024 के कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट या जो भी आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो वॉच नाउ पर टैप करके आप अपना सारा का सारा फुल वीडियो कोर्स देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब वहां पर आपको फर्दर कोई वीडियो देखना है स्पेसिफिक तो चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज्ड हैं, साथ ही साथ उसके आपके डीपीपीस भी अरेंज्ड हैं कि किन लेक्चर्स के बाद या किन सेट ऑफ लेक्चर्स के बाद हमने डीपीपी की है। तो डीपीपीस आ जाएंगी, क्लियर है?
उसके बाद डाउनलोड नाउ से सीधे डीपीपी डाउनलोड भी हो जाएगी आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में। दूसरी चीज, वॉच नाउ पर टैप करोगे तो आपके लेक्चर्स प्ले हो जाएंगे डायरेक्ट, एंड बिलीव मी ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं है। बार बार बोल रही हूं मैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप अपनी पूरी तैयारी ग्राउंड जीरो से एडवांस्ड लेवल तक बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ कर सकते हो, दैट टू एट जीरो कॉस्ट फीस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हो गई डीपीपीस की बात, हमने देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगली चीज क्या है भाई? अगली चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वीडियोस। अब सॉल्यूशन वीडियोस क्या काम करेंगे? पहले तो हम क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद जहां अटकते हैं वो चीज हम सॉल्यूशन वीडियोस से रेफर कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन वीडियोस से आपको दिख भी जाएगा कि क्वेश्चन की अप्रोच किस तरह से है, और साथ ही साथ क्या कि भाई सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे आपके डीपीपी सॉल्यूशन से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगली चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के लिए। ठीक है, धमाकेदार प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है। सही बात है यहाँ तक? अब देखो, प्रैक्टिस करना हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कॉन्सेप्ट पढ़ना अपनी अलग जगह तक सीमित है, लेकिन कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, वो है क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, तो वो चीज आपकी यहां से फुलफिल होगी, जस्टिफाई होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो सेट्स मिल रहे हैं वो, अगर आप कोई इंडिविजुअल बुक प्रेफर कर रहे हो तो भाई वो। ठीक है, यहां तक चलेगा? चलो, फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। यहां तक देखो भाई, हमारी तैयारी हमारी तरफ से हो जाती है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने की और एनालाइज करने की, चेक करने की कि चीजें हमारी तरफ से सही जा भी रही हैं या नहीं, है ना। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस इतने सारे लगा लिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेवल अच्छा होता है, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। क्या एग्जाम में वो चीज पूछी जा रही है? तो अब सब कुछ पढ़ने के बाद, सारी तरह की चीजें प्रैक्टिस करने के बाद, अब दूसरी बात जो आती है वो है आपकी एनालिसिस खुद की, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो चीज पूछी जा रही है वो हमसे बन रही है या नहीं, और क्या वही आ रहा है जो हमने इतना सब पढ़कर कवर किया है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपकी अपनी होगी। देखो, हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है ना। तो ये आप अपने लिए खुद इंडिविजुअली एनालाइज करोगे कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। ठीक है, 80% कर पा रहे हो तो 20% क्या दिक्कत हो रही है वो आप सॉर्ट आउट करेंगे, और चैनलाइज करो चीजों को। देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं ना बेटा, तो फिर डन है चीज। ठीक है, क्योंकि हमें एक डायरेक्शनल तैयारी करनी है, एक फोकस्ड वे में तैयारी करनी है, और चुनिंदा चीजों की ही तैयारी करनी है। पढ़ा हमने सब कुछ है, लेकिन अब जब बात फोकस की आती है, जब बात स्ट्रेस चीजों को लेकर आता है कि अब क्या पढ़ा जाए, तो वो चीजें हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी एनालिसिस होगी किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस से। क्लियर है ये चीज? चलो, अगला है भाई डाउट सॉल्विंग सेशंस। रेगुलरली शेड्यूल्ड रहते हैं आपके और हमारे इंटरेक्शन को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, अच्छी चीज है। डुअल मोड, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिंगल हमारी तरफ से लेक्चर्स जा रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन फिर अगर आपके अंदर कुछ बातें आती हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, तो आप भाई हम तक कन्वे कैसे करें, तो उसका एक ये माध्यम है, मोड है ऑफ कम्युनिकेशन। तो डाउट सॉल्विंग सेशंस एक तरह के इंटरैक्टिव सेशंस रहते हैं जो हम और आप मिलकर के प्लान आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगली चीज है वीकली टेस्ट पेपर्स, फिर गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। आपका किसी भी तरह का डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो वो सारी चीजें क्लैरिफाइड है। सेकंड, एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है, अगर वो किसी भी तरह का, क्या भाई, किसी भी तरह का चेंज अपडेट करती है रिलेटेड टू एग्जाम, तो हम क्या करेंगे भाई, वो चीज आप तक पहुंचा देंगे।
है ना। अगर आप एनटीए की वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। बट देन अगेन जस्ट इन केस, आई नो वी हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो चीज़ आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, सही चल रहा है यहाँ तक सब? चलो ओके। फिर फाइनल चीज होती है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन वीडियोस। अब चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन इज अ रिविजन, है ना। हम इसको चैप्टर को तैयार करने के नजरिए से ना देखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिविजन वीडियो रहेगा या रिविजन सीरीज रहेंगी, है ना। रिविजन हम कब करते हैं? जब एक बार चैप्टर पढ़ लिया है, 2 बार चैप्टर पढ़ लिया है, अपनी तरफ से समझ लिया है, तो फिर याद रखने के लिए रिवाइज करते रहते हैं। तो एक रिविजन वीडियो की सीरीज है ये, है ना। तो इसको आप किससे सब्स्टिट्यूट ना करें, अपनी इस पूरी प्रेपरेशन से सब्स्टिट्यूट ना करें। मतलब ये वाली स्टेप्स फॉलो ना करके सीधे इस चीज पर आ जाओ कि भाई एक बार में तो चैप्टर हो ही रहा है कवर, क्या दिक्कत है? तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप इसको रिवीजन के तौर पर ही लेंगे। वन शॉट रिवीजन में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, जितना भी चैप्टर पढ़ लिया एक, उसमें वो सारी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको फटाफट कवर करते चलते हैं। इन शॉर्ट एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं। अब एक बार में चैप्टर कब खत्म हो पाएगा, आप मुझे बताओ ना। क्या जब एक एक डिटेल हम पढ़ते जाएंगे जो हमने लेक्चर्स में पढ़ी है, क्या उस तरह से कवर हो पाएगा एक बार में एक चैप्टर? नहीं, राइट। तो इसीलिए इन वीडियोस में हम सिर्फ वो चीज़ कवर करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलेगा, सब सही चल रहा है? चलो ठीक है। फाइनल बात आती है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो ये है भाई आपका पूरा का पूरा नीट मॉड्यूल, जो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिजाइन है। क्लियर है यहाँ तक? सब बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक के साथ, जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या है भाई? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब चलिए देखिए, यहां पर हम यहां तक पहुंचे कैसे। सबसे पहली चीज जो थी भाई, वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसने बिल्कुल डिफाई कर दिया था या डिनाई कर दिया था या ध्यान ही नहीं दिया था, कह लो नजरअंदाज कर दिया था किस चीज को? डुअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, तो फिर अब एक ऐसा मॉडल लाना था जो ये सारी चीजों को कवर करता हुआ चल रहा है। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम या बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्यों डिस्कार्ड हुआ? क्योंकि उसमें जो उन्होंने ऑर्बिट्स की बात करी थी, स्टेशनरी स्टेट्स की बात करी थी कि ऑर्बिट्स फिक्स्ड पाथ हैं, वैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगेन व्हाट इज द रीजन? क्योंकि एक पॉइंट पर जब हम एज पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक पॉइंट पर जब हम पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी एक पार्टिकल की नहीं बता पाएंगे, तो हम उसका पाथ कैसे डिफाइन करेंगे? हम नहीं बोल सकते कि पाथ फिक्स्ड है भाई। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए ये सारे मॉडल्स डिस्कार्ड होते गए और जरूरत पड़ी एक ऐसे मॉडल की जो सभी चीजों को भाई साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, चलो। Classical mechanics fails when applied to microscopic objects like electrons, atoms, molecules, ions. This is mainly because of the fact कि classical physics क्या या classical mechanics क्या ignore करता है? Dual behavior of matter, especially subatomic particles के लिए। ठीक है, सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्यों कंसिडर करते हैं? भाई देखो, अगर हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बल्क या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कंसिडर करेंगे, तो आप मुझे बताओ जरा कि हमने क्या पढ़ा था? वेवलेंथ और मास का क्या रिलेशन पढ़ा था? कुछ पढ़ा था ना भाई? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहां पर वेवलेंथ और मास में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत कम होगी, इतनी कि हम नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑल्दो हर मैटर ऑब्जेक्ट का वेव लाइक नेचर होता है, लेकिन हम वो वेव लाइक नेचर सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, जिनका मास बहुत कम होता है, उनके बारे में बता पाते हैं वेव लाइक नेचर, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, यहां तक। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मास बहुत कम होता है बेटा, इसीलिए उसका वेव लाइक नेचर हम देख पाए स्टडीज के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू।
ठीक है, चलो तो यहां देखो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आपको समझ आया स्पेशली सब एटॉमिक क्यों बोला गया है, सारे ही पार्टिकल्स क्यों नहीं बोल दिया, ये सब एटॉमिक की क्या जरूरत थी, सीधे बोल देते डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर फॉर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में तो अब सारी ही चीजें आ जाती ना, मैक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिसिटी एनसीईआरटी इसीलिए मेंशन करता है क्योंकि हम एक एक स्टेटमेंट को डिकोड करते हुए चले। बहुत एनसीईआरटी भाई बहुत चालू बुक है, वो तुम्हें अपने शब्दों में फंसा लेगी, हमें लेकिन क्या करना है, डिकोड करना सीखना है, वो हम करते चल रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल सही होती जा रही हैं, ठीक है। चलो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और साथ ही साथ क्या डिफाइन किया था या क्या डिनाई किया था, निग्लेक्ट किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब ये जो साइंस की ब्रांच है जो मैटर का डुअल बिहेवियर कंसिडर करके ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बता पा रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोल रहे हैं भाई, क्वांटम मैकेनिक्स। समझ आ गया क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर है। फिर से बात करेंगे, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसिडर करके हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बता पा रही है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। आप खुद ही सोच लो कि क्या इससे पहले किसी भी ऐसे मॉडल ऑफ एटम में डुअल बिहेवियर कंसिडर हुआ है या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंसिडर हुआ है, नहीं, राइट। इसीलिए यहां पर अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पर पहुंचे तो ये एक ऐसी साइंस थी या ये जो करस्पॉन्डिंग मॉडल था, ऐसा मॉडल था जो इन चीजों को कंसिडर कर रहा था, क्लियर। चलो अब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस that deals with the study of motions of microscopic objects that have both wave-like and particle-like properties, ठीक है। Second चीज, it specifies the laws of motion that these objects obey। अब जब हम बात करते हैं इनके पोस्टुलेट्स की या फिर किसने दिया था, तो पहले बात कर लेते हैं किसने दिए थे पोस्टुलेट्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय हाइसेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। आगे चल के एक इक्वेशन देखने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि हमें याद नहीं करना है लेकिन देख लेना एक बार, क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे कि ये इक्वेशन है कैसा। एग्जाम में भाई अगर पूछ लिया कि श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सा वाला है, कौन सा करेक्ट है, तो बताना आना चाहिए ना, पहचान लो, देख लो, लर्न मत करो, बस देखना सीख जाओ, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब श्रोडिंगर इक्वेशन का ना ही हमें कोई डेरिवेशन है, वो सब हायर क्लासेस में जो हायर स्टडीज होती हैं उसमें है, हमें अभी इस पॉइंट पर केवल और केवल श्रोडिंगर इक्वेशन को देखना है, ठीक है। चलिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स इंडिपेंडेंटली किसने डेवलप की थी, हाइसेनबर्ग साइंटिस्ट अगेन जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, और अरविंद श्रोडिंगर ने, ठीक है। चलिए, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वेव मोशन, ठीक है, इससे डील करती है क्वांटम मैकेनिक्स। आगे, the fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it is called as Schrödinger equation, जो फाइनल इक्वेशन था, ठीक है। चलिए, this equation which incorporates wave particle duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it। तो हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, ना ही इसका कोई डेरिवेशन पढ़ना है, बस इतना दिमाग में रखो कि क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एक श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉर सच अ सिस्टम जैसे कि एटम या मॉलिक्यूल या फिर जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज H
कैप, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब क्या बोल दिया मैम, प्लीज एक और बार बोलना। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि क्या बताता है भाई, व्हाट डज इट टेल, एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो भाई उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज कहां हो रही थी, हमने क्या देखा था, एनर्जी टाइम के साथ चेंज, मतलब कंटिन्यूअस चेंज नहीं था ना एनर्जी में यार। तब चेंज होगी जब हम उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे, वो एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट पर जाएगा, तब चेंज होगी, फिर वापस नीचे आ जाएगा तो वापस वही आ जाएगी। तो कंटिन्यूअस चेंज हम नहीं देख रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के या कोई भी एटम, आप एटम मॉलिक्यूल ले लो जो कि एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है ना, वो तभी चेंज हो रही है जब हम उसे किसी चेंज की तरफ सब्जेक्ट कर रहे हैं, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज। और वो चेंज क्या है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा दिया, फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास कर दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो यहां पर हम H, कैपिटल H, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब फाई, एक एक यहां पर जो एक एक चीज है इसको डिस्कस करेंगे, ई फाई, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का कंपोज्ड फॉर्म, जो कि बताता है एनर्जी। और एनर्जी ही क्यों चूज की, हम फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी भी तो चूज कर सकते थे यार, वेवलेंथ चूज कर लेते, वेव नेचर बता रहे, वेवलेंथ चूज कर लेते, एनर्जी ही क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या लिखा है, सच इज एन एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। साथ ही साथ बेटा यहां जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन डील कर रहे हैं वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दो टाइप के श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं, पहला होता है टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम फैक्टर पर, दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पर जो H कैप है ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। क्या है भाई ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्लियर है। क्या काम होता है ऑपरेटर का, किसी भी वेव फंक्शन जो भी यहां पर, अच्छा देख लो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये है, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्लियर है। और साई क्या है, सिंबल क्या है, साई, PSI, ठीक है। साई क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे बोलते हैं, साई से बोल, लाइक प्रोनाउंस हम साई करते हैं, और क्या बताता है, ये एक वेव फंक्शन है। अब मैम वेव फंक्शन क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, इतना भयंकर शब्द, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेव फंक्शन। देखो वेव फंक्शन क्या होता है, यहां पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में फंक्शंस यूज होते हैं जो कि सिस्टम के जितने भी पैरामीटर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हम मैथमेटिकली डील कर रहे हैं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारा का सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है भाई यहां पर, क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस, क्लियर है। तो यहां पर सारी चीजें इस तरह से हम देखेंगे। अब ये जो है साई, ये क्या है बेटा, वेव फंक्शन है। और ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। क्या बोला मैंने,
अब भाई वेव, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम वेव नेचर के साथ डील कर रहे हैं ना, वेव नेचर स्टडी कर रहे हैं। तो यहां देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो वेव को रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजिंग साई। ये एक वेव फंक्शन है जो कि क्या है भाई? इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव या फॉर वेव, आप ऐसे भी ले सकते हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ वेव। क्लियर है ये चीज? ठीक है यहां तक। चलिए अब ये देखो, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये फंक्शन को ऑपरेट करवाता है। कौन सा भाई? ये जो साई फंक्शन है, साई ये वेव फंक्शन है ना, इस पर कुछ ऑपरेशन करता है। इस पर क्या करता है? ऑपरेशन करता है या ऑपरेट करवाता है। अब वो क्या है, ये सारी बातें अब अगर आप आगे मास्टर्स का प्लान कर रहे हो तो वहां पर पढ़ लोगे, लेकिन अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है और शायद एग्जाम में यहां तक पूछा भी ना जाए। लेकिन देन अगेन क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का कंपोज्ड फॉर्म, तो एक एक चीज जानना जरूरी था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, क्लियर है। चलिए देखेंगे आगे क्या बोला मैंने। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर क्या होता है? फंक्शन को ऑपरेट करवाता है, इट ऑपरेट्स अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे। Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system। देखो यहां पर हमने बोला है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इससे रिप्रेजेंट हो रही है। तो Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expression of total energy। यहां पर हमने ये रिलेशन देख लिया जिसमें ऑपरेटर, वेव फंक्शन, टोटल एनर्जी एंड सेम फंक्शन। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। तो यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सेकेंड चीज अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, या अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोला या इसको क्या समझेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। क्लियर है। अब जब हम एक एटम की स्टडी कर रहे हैं, उसमें न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियाई और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर न्यूक्लियाई। क्लियर है। तो ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एक सिस्टम है अंडर स्टडी। ठीक है, इसमें हमारे जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसका सम टोटल जो होगा उसी को हम बोलेंगे भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतना कंक्लूजन निकला कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और किस किस के बीच में होती है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो आगे। अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली। मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगे क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। सिमिलरली न्यूक्लियाई का भी कुछ रिपल्शन होगा आपस में। ठीक है, चलिए। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स E एंड psi। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो भाई हमें एनर्जी और वेव फंक्शन की वैल्यूज मिल जाती हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हाइड्रोजन एटम फॉर दिस। अब लेट अस टेक हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है एक, और एक होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, और होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाता था जब हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कंसिडर करते थे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, समझ पाए? तो अब
When Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels the electron can occupy. Schrödinger equation क्या बता रहा है? एनर्जी बता रहा है ना. Schrödinger equation क्या बता रहा है? टोटल एनर्जी जो है, ठीक है. तो ये एनर्जी वैल्यूज हमें हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम इसे सॉल्व करते थे तो मिल जाती थी. क्या बोला? When Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, solution gives possible energy levels. अब एनर्जी किस फॉर्मेट में देखेंगे भाई? इंडिविजुअल लेवल पर ही तो देखेंगे, E1, E2, E3, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, जैसे E1 एनर्जी है, इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन psi1, E2 के करस्पॉन्डिंग भाई psi2, E3 के करस्पॉन्डिंग भाई psi3. तो ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें रिजल्ट किस चीज का देता है? इट गिव्स E एंड psi. क्या देता है भाई? E एंड psi की वैल्यूज देता है. तो करस्पॉन्डिंग लाइक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो भी वेव फंक्शन है वो हमें मिल जाता था जब हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए चीजें सॉल्व करी या इक्वेशन सॉल्व किया. ठीक है, अब आगे देखो, फिर से एक बार ये स्टेटमेंट चाहो तो पढ़ लो, जिसमें क्या बोला है? व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव्स पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस. ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल. हर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन का क्या वेव फंक्शन है? वेव फंक्शन है मतलब वेव, उसकी वेव किस, वेव फंक्शन इज व्हाट? नथिंग बट उसके वेव नेचर को बता रहा है. ठीक है, तो वो चीज हमें हर एनर्जी लेवल के लिए दिख जाती थी, पता चल जाती थी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए. अब ये जो एनर्जी लेवल्स थे भाई, ये कैसे थे? क्वांटाइज्ड थे, ये चीज हमें पता है. दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस which are characterized by a set of quantum numbers arise as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि जो हमें एनर्जीज मिल रही थी, अब एनर्जीज कैसी थी भाई? डिस्क्रीट थी, है ना, डिस्क्रीट थी. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? कि जो एनर्जी वैल्यूज हैं वो रैंडम नहीं हो सकती, आर्बिट्री नहीं हो सकती, फिक्स्ड होंगी या डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी. और वो वैल्यूज कैसे होंगी, कैसे डिस्क्रीट होंगी, ये चीज हमने देखी थी. ठीक है, तो यहां पर वही बोला है, दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस. क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स और उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस अराइज एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब नेचुरल रिजल्ट, रिजल्ट जो हमें मिल रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो है हम E पता कर पा रहे हैं और psi पता कर पा रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के रिजल्ट में मिलती थी उसको सॉल्व करने पर. क्लियर? चलिए आगे देखेंगे. When an electron in any energy state is in any energy state, wave function corresponding to that energy state contains all the information about electron. वेव फंक्शन सारी चीजें बता देता है, उसके बारे में सारी बातें बता देता है. देखो, द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. अगेन क्या बताया था मैंने? वेव फंक्शन क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. वेव को अगर हम किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं मैथमेटिकली, तो वो हम साई के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम. जिसकी वैल्यूज किस पर डिपेंड करती हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे पता चलेंगे? क्वांटम नंबर्स के थ्रू. ठीक है, ये वाली यहां पर आ जाओ. क्या बोला है? which are characterized by a set of quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, साथ ही साथ उसका spin quantum number भी. ठीक है, तो wave function is a mathematical function जिसकी values किस पर depend करती हैं? upon the coordinates of an atom या species electron in the atom. और ये coordinates हमें पता कैसे चलते हैं? through the quantum numbers. और लाइक एंगुलर ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या सिर्फ आप मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करो तो वो हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है ना, कि किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है. ठीक है,
तो ये चीजें हमें किससे पता चलती हैं? क्वांटम नंबर्स से। सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऐसे वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है भाई? आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अब भाई क्या बोल दिया? वेव फंक्शन। मतलब जो हमें आइडिया मिल रहा था इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का, वो किससे मिल रहा था? सारे के सारे क्वांटम नंबर्स से, है ना। और क्वांटम नंबर्स हमें किस चीज की तरफ ले गए या किस अप्रोच की तरफ ले गए? ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यही जो ऑर्बिटल्स थे ये क्या थे भाई? वेव फंक्शंस। अब लिंक हो पाई चीजें, ठीक है। सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विथ केवल 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विथ 1 इलेक्ट्रॉन, या आप इस स्टेटमेंट को पूरा सम अप कर सकते हो, वेव फंक्शंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अब इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the psi square at that point. psi square क्या है? psi square होता है probability density। एक होता है देखो psi और एक होता है psi square। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। psi हमें क्या बताता है भाई? ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और psi स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब कि एक गिवन वॉल्यूम एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कहां पर है? ये चीज, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेव फंक्शन से। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें और ज्यादा क्लोजर ले गई इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की चांसेस जहां भी है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका स्क्वायर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, उसके वहां पर प्रेजेंट होने की। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो रिजल्ट हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए मिले वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नहीं मिल पाए। क्लियर है? चलिए, प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कंसिडर करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो उसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स थे वो समवॉट क्या हो जाते थे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे। ये चीज हमने 10th में भी देखी। ठीक है, क्लियर है? अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सारा मसला तो यही है ना कि भाई वेव फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अब जब वही थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही हैं, उनकी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम कैसे बताएंगे? ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहां पर समझाने में, चीजें सॉल्व करने में। चलिए आगे देखते हैं। Unlike orbitals of hydrogen or hydrogen-like species whose energies depend only on the quantum number n, n के corresponding e values देखी थी। The energies of orbitals in multi-electron atom depend on quantum numbers n and l. n and l azimuthal पर भी डिपेंड करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो हमारी एनर्जीज हैं ऑर्बिटल्स की वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो इसके केस में, हाइड्रोजन स्पीशीज के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में किस पर डिपेंड कर रही है? n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साथ ही साथ एजिमुथल पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
हमने देख लिए, इसके सारे जितने भी बैकग्राउंड की चीजें थी वो सारी देख ली। क्या होता है साई, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन किसको करस्पॉन्ड करती है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। क्लियर है? चलिए, साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ये चीज हमें साई स्क्वायर बता देता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक। चलो आगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है भाई, इट इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच emerges from the application of Schrödinger equation to the atoms। मतलब Schrödinger equation ने सॉल्व करके जो एटम की पिक्चर बताई है वो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखते हैं। The following are the important features of quantum mechanical model of atom। मतलब आप समझो कि कुल मिला के जितना भी रिजल्ट हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ Schrödinger equation को सॉल्व कर ही मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहला पोस्टुलेट या इंपॉर्टेंट फीचर कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम इज क्वांटाइज्ड। मतलब आर्बिट्री वैल्यूज नहीं हो सकती, रैंडम वैल्यूज नहीं हो सकती, स्पेसिफिक या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड electronic energy levels is a direct result of wave-like properties of electrons and are allowed solutions of Schrödinger wave equation। ठीक है, चलिए। Both the exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously। Heisenberg uncertainty principle, ये actually revision है जो हम चीज पढ़ चुके हैं सारी, है ना। The path of an electron in an atom therefore can never be determined or known accurately। ठीक है, that is why as you shall see later on one talks only of the probability। बिल्कुल यही चीज हमने देखी कि जब पाथ डिफाइन नहीं हो पाया तो सिर्फ ऐसा बोल दिया कि चलो ठीक है, एग्जैक्टली हम पाथ तो नहीं बता पा रहे लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटी बता सकते कि हाँ यहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वही है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए। An atomic orbital is a wave function psi। Atomic orbital को किससे बोल दिया, wave function से। For an electron in an atom, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके वो किस एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव फंक्शन से। Whenever an electron is described by a wave function, we say that electron occupies that orbital। Clear है? Since many such wave functions are possible for an electron, there are many atomic orbitals। These one electron orbital wave functions or orbitals form basis of the electronic structure of atoms। In each orbital, electron has a definite energy। हर एक orbital में अलग है, एक अलग तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन separate distinct values है ना। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। देखो, an atomic orbital is the wave function for an electron in an atom। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक डेफिनेट स्पेस में या डेफिनेट वॉल्यूम में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है। मतलब वो क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, ये चीज क्या करस्पॉन्ड कर रही है कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो वही चीज बोलिए बिल्कुल। Whenever an electron is described by a wave function, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सिंस मेनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल, तो देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम, हमने जो देखे। चलिए, एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही चीज, लास्ट लेक्चर में भी यही देखा था कि जो एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। सेकेंड चीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं भी तो भाई इनकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ये आगे क्वांटम नंबर्स जब अभी हम पढ़ने वाले हैं तब पता चलेगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को सीधा सीधा कौन रिफ्लेक्ट करता है या कौन बता देता है, क्वांटम नंबर्स बता देते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कर देते हैं प्रॉपरली। चलिए, अब इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। अब जैसे जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग ऑर्बिटल्स फिल होती जाती हैं। अभी देखो, ये स्टेटमेंट आपको अभी इसीलिए नहीं समझ आएगी क्योंकि अभी हमने क्वांटम नंबर्स की पिक्चर नहीं देखी है। कमिंग लेक्चर में क्वांटम नंबर्स आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें फिल होते हैं।
ठीक है, चलो, तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर शैल बी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्बिटल इट ऑक्यूपाइज। बिल्कुल, ये चीज हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन and quantum mechanics makes it possible to extract this information out of psi। जितनी सारी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन को लेकर, उसकी पोजीशन को लेकर, उसके शेप साइज को लेकर, उसके ओरिएंटेशन को लेकर, ये सारी चीजें हमें क्वांटम मैकेनिक्स बता देता है। और क्वांटम मैकेनिक्स इज क्वांटिटेटिवली सपोर्टेड बाय क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब जो आगे कमिंग लेक्चर देखेंगे हम, इसमें हमने क्वांटम नंबर स्टडी किया है बेटा, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इससे हम रिलेट करके चीजें आप क्वांटम नंबर्स में देख पाएंगे। और जो क्वांटम नंबर्स वाला लेक्चर है वो इस चीज का पिक्चराइजेशन आपको दिखा देगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा ना कि यार क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, क्वांटम नंबर्स अटेंड करेंगे, उसके बाद वापस इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। बिल्कुल मैं मान रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स नया है हमारे लिए, पहली बार शब्द सुने हैं इतने खतरनाक, तो ठीक है, बनता है, बिल्कुल आपका भी बनता है परेशान होना। लेकिन ये लेक्चर आपने देखा, अब क्वांटम नंबर्स अटेम्प्ट करोगे और क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स वाले सेक्शन से क्वांटम नंबर्स से आता है। अब क्यों आ रहा है उस सेक्शन से इतने ज्यादा क्वेश्चंस? भाई क्योंकि ये जो मॉडल था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसने सारी चीजों को ले करके अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस चीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फाइनल चीज से आप देख रहे हो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या दिखता है भाई, क्वांटम नंबर्स के इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कॉन्सेप्ट है, अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा, अभी हमने वर्बली सारा कॉन्सेप्ट देखा, कुछ हद तक हम रिलेट कर पाए, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बता क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन बता रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन की चीजें हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सिचुएटेड कहां पर है एटम में, और ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर हम क्या कह सकते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता कौन रहा है? क्वांटम नंबर्स। तो कितने क्वांटम नंबर्स? 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स देखेंगे। पहली चीज प्रिंसिपल, सेकंड एजिमुथल, थर्ड ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, और चौथी चीज क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके बाद क्वांटम नंबर्स वाला लेक्चर देखोगे, वापस से फिर इस लेक्चर पे आओगे और फिर चीजें समझना शुरू करोगे, ठीक है, क्लियर है। और मैं वापस से बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आते हैं, और जितना कॉम्प्लिकेटेड ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। माना मैंने कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उससे चीज भी तो इजी पूछी जा रही है हमसे, है ना। तो क्वांटम नंबर्स बहुत ही इजी, उसके क्वेश्चंस हम बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चीज को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वांटम नंबर पर। आप सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आते हैं 2, तो उसमें एक तो क्वांटम नंबर का होता है, बाकी एक कोई भी डिस्कार्डेड मॉडल से आपसे पूछ लिया, जो भी पहले के मॉडल्स जो हमने पढ़े थे, जैसे बोहर का पढ़ लिया था, या फिर उससे पहले रदरफोर्ड पढ़ लिया था। लेकिन चांसेस आर 90% की अगर आपसे क्वांटम क्वेश्चन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड इट इज वेरी वेरी इजी, बिलीव मी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक सही है चीजें, आगे देखते हैं। अब आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात, और ये क्या बताता है, ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी एक एटम में क्या है भाई? स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन है जिससे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट इसका स्क्वायर, ये हमें बता देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कैसे बताता है, क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टर्म जान लो कि साई स्क्वायर क्या है, व्हाट इज साई स्क्वायर एंड व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। चलिए, एंड हमेशा पॉजिटिव, इसके जब हम ग्राफ्स देखेंगे, अभी तो नहीं देखोगे आप, लेकिन मैंने देखे हैं मास्टर्स में, क्या होता है कि
आपको इन सारी चीज़ों के ग्राफ्स देखने होते हैं, नोड्स देखते हैं हम। नोड्स ऐसी लाइक प्लेसेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। तो हमेशा इसका जो ग्राफ बनता है ना, पॉजिटिव ग्राफ बनता है। एग्जाम्पल के लिए देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये इस तरह का, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये है बेटा अगर कोई एक वेव, इसका अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ बनाना है तो वो ये होगा, मतलब ये जो नेगेटिव में फंक्शन जा रहा है ना, ये ऊपर होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ पॉजिटिव बनता है। सेकेंड चीज एक जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेदर और नॉट इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड देयर, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज इस पूरी इंफॉर्मेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी बताती है। व्हाट इज इट, साई स्क्वायर है क्या एग्जैक्टली, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्क्वायर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जस्ट उसका स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। पूछ सकते हैं ये चीजें, क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, इसीलिए आई एम टेलिंग, ठीक है। बाकी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का पिक्चराइजेशन हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू देखेंगे और वहां से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो जितना कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है, इसके क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा इजी हैं, 10% भी नहीं है इसका, ठीक है। चलो ओके, अब पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन से मैंने ले लिए हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, बाकी मेन क्वेश्चंस हमें क्वांटम नंबर्स में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले क्या बोला है, प्रोबेबिलिटीज आर फाउंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटीज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही बता पाते हैं, सही है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लो, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही थ्योरेटिकल है, हमें जाना ही नहीं है इसके मैथमेटिकल सोल्यूशन में, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। सेकेंड चीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0 एंड येट इट इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। ई इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना था, ये रहा एन, न्यूक्लियस है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 और ये मान लो एन इनफाइनाइट है, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा लेवल है, एन इनफाइनाइट लेवल है। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी देखी थी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखी थी, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज 0, लेकिन फिर भी मैक्सिमम, हाँ भाई, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यार नेगेटिव में है। ऊपर जाते गए लेवल, मतलब क्या होता गया, जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम पहुंच गए, तो हमने देखा कि E की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई, ठीक है। अब थर्ड क्या है, सम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट में हैव द सेम वेव नंबर, ये चीज तो गलत है भाई, वेव नंबर या भाई वेवलेंथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कैसे पता है हमको, हमने क्या देखा था भाई, स्पेक्ट्रल लाइंस जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला था 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो स्पेक्ट्रल लाइंस तो हमें सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट में हैव द सेम वेव नंबर, रॉन्ग। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है भाई, ये गलत है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, करेक्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर रखा है, नोइंग कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आपको श्रोडिंगर इक्वेशन दिखाना था, देयरफॉर हम क्वेश्चन के थ्रू देख ले रहे हैं। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है ये, कि वो आपसे पूछ लें कि भाई कौन सा करेक्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन। द करेक्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, wave equation, not wave equation, wave equation for an electron with E as total energy and V as potential energy is, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। क्या है, साइज लाइक ये जो C ऑप्शन है आपका करेक्ट है। बाकी इसमें देखो यार, तीनों चारों जो ऑप्शन है इसमें इतना डाटा तो सेम है, डिफरेंशिएटिंग चीज ये वाली है, क्लियर है। मैं इसको पूरा इरेज कर दे रही हूं। तो दिस इज द करेक्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन।
इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ना ही हमें इसका डेरिवेशन जानना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वांटम नंबर्स के ऊपर होगा। अगेन टेलिंग यू, वीआईपी सेक्शन है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो लेक्चर मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, दैट इज ऑल आज के लिए। बाकी एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन सारे ही कोर्सेज के लिए। एन नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें सीबीएसई, इंग्लिश, हिंदी मीडियम फॉर बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, और ये सारे कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं बेटा सब्जेक्ट वाइज, दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी इस चीज से नहीं घबराना है कि किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कुछ फी चार्ज होगी, बिल्कुल कोई फी चार्ज नहीं होने वाली है। सेकेंड चीज, ना ही हम आपसे बोल रहे हैं कुछ बाय करने के लिए, ना ही किसी कूपन कोड के थ्रू डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट तो तब लोगे ना यार जब कुछ चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट इज 100% फ्री कोर्स, चाहे आप नीट की बात करें, आईआईटी जेईई की बात करें, या लिस्टेड में से कोई भी कोर्स की बात करें, सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है ये चीज। बाकी यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है। चलिए, तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे दैट Magnet Brains is providing, Magnet Brains IIT JEE and NEET channel is providing 100% free NEET online course, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।